हेलो दोस्तों, अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 है इकोनॉमिक्स का। इसका नाम है द स्टोरी ऑफ ब्लेस पालमपुर। मतलब हमें ऐसे गांव की स्टोरी सुनने वाले हैं जिससे हम बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। कैसे चीज़ों का प्रोडक्शन होता है और कैसे हम अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि गांव के लोग आखिर जीते कैसे हैं और वहाँ कमाते कैसे हैं और उनके कौन कौन से कमाने के साधन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है गांव की जिसका नाम है पालमपुर। इस गांव में ज़्यादातर लोग एक जैसा काम करते हैं जो कि है फार्मिंग का। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फार्मिंग के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि हो गया तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग का काम, इसी प्रकार से दूसरा काम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, इसी प्रकार से तीसरा काम करते हैं वो डेयरी का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर जाते हैं तो हमें एक बड़ा गांव देखने को मिलता है जिसका नाम है रायगंज। और रायगंज से हम थोड़ी दूर में एक और टाउन देखने को मिलता है जिसका नाम है सापुरा। और यह तीनों एक पक्की सड़क से कनेक्टेड हैं जिसमें कई सारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मौजूद है, जैसे कि मोटरसाइकिल हो गई, जीप हो गया, ट्रक हो गया। और कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हैं जैसे कि बुलक कार्ड और टांगा, जिनके ऊपर फार्मर अपना सामान लादकर एक गांव से दूसरे गांव मार्केटिंग के लिए जाते थे। तो दोस्तों, पालमपुर गांव इतना बड़ा तो नहीं है, फिर भी इसके अंदर लगभग 450 परिवार देखने को मिलते हैं। इनमें से जो 18 फैमिली है वो ऐसी फैमिली है जो कि बिलोंग करती है अपर कास्ट से। और उनके मकान काफ़ी बड़े बड़े हैं और जो किससे बने हुए हैं, ब्रिक्स और सीमेंट से बने हुए हैं। और दूसरी ओर जो पालमपुर की 1/3 पॉपुलेशन है, लगभग 150 फैमिलीज है, वह बिलोंग करती है लोअर कास्ट से, जो कि छोटे छोटे घरों में रहते हैं जिनके घर मिट्टी के बने होते हैं या घास फूस के बने होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि जो पालमपुर में कुछ सुख सुविधाएं मौजूद नहीं है, बल्कि बहुत सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। जैसे कि पालमपुर में बहुत सारे घरों में ट्यूबवेल देखने को मिल जाएंगे और साथ साथ बहुत सारे घरों में आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल जाएंगी। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी मदद से पालमपुर के लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। और दोस्तों, पालमपुर के विलेज में हमें एजुकेशन के लिए 2 प्राइमरी स्कूल भी मिल जाएंगे और एक हाई स्कूल भी मौजूद है। और साथ साथ हमें देखने को मिलेंगे इलाज के लिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बना हुआ है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चला जाता है। और साथ साथ एक प्राइमरी डिस्पेंसरी भी देखने को मिलती है जहाँ लोग दवाइयाँ ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम पालमपुर को फुल डेवलप्ड तो नहीं कहेंगे, फिर भी इसे हम कह सकते हैं कि ये फेयरली वेल डेवलप्ड जरूर कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लगभग सारी सुख सुविधाएं मौजूद है। जैसे कि हमें देखने को मिलती है, रोड देखने को मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल जाती है, स्कूल देखने को मिल जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर हम अदर थिंग से अगर इसकी कंपेयरिंग करते हैं तो हमें सारी फैसिलिटी देखने को मिलती हैं जो कि पालमपुर विलेज के अंदर सब कुछ मौजूद है। तो हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो दोस्तों, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर प्रोडक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, प्रोडक्शन उन वस्तुओं को बनाने के लिए करते हैं जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। अब प्रोडक्शन को ऑटोमेटिक तो हो नहीं सकता, तो इसके लिए हमें 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरत होती है लैंड की। अब ज़्यादातर चीज़ों का जो प्रोडक्शन करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो हम फैक्ट्री को कहाँ लगा सकते हैं, हवा में तो लगा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए फैक्ट्री लगाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी प्रकार जैसे कि मान लो कि आपको क्रॉप का प्रोडक्शन करना है, तो हम क्रॉप कहाँ लगा सकते हैं, बिना लैंड के हम उसको उगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं उगा सकते ना, बिल्कुल नहीं उगा सकते। तो सबसे पहले हमें ज़मीन ही चाहिए होगी, तभी हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर क्या हो गया, लैंड। और साथ साथ हमें चाहिए होंगे अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी। सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है हमें लेबर की। आप खुद ही सोचो कि हमें अगर कोई फैक्ट्री खोलनी हो तो वह अपने आप तो चल नहीं सकती है, तो हमें नीड होती है किसकी, लेबर की होती है या वर्कर की होती है। और साथ साथ आप ही सोचो, यदि हमें फसल को उगाना है तो फसल उगाने से लेकर फसल काटने तक हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें सेकेंडरी किसकी जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है। अब थर्ड फैक्टर है जिसका नाम है फिजिकल कैपिटल। इसकी हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नहीं, जो फिजिकल कैपिटल होती है वह 2 प्रकार की होती है। पहली होती है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर मशीन आती है, टूल्स आते हैं, कंप्यूटर आता है, जनरेटर आता है और बिल्डिंग आती है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहीं अपन बात करें वर्किंग कैपिटल, तो इसके अंदर आता है रॉ मटेरियल देखने को मिलता है और मनी देखने की मिलता है। अब जो फिक्स्ड कैपिटल है इसको हम सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है कि एक बार इस्तेमाल करके बाद में हम कोई नई मशीन खरीद लें, बट हम इन मशीनों को कई सालों तक यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने एक ट्रैक्टर ख़रीदा अपनी नई फसल के लिए,
तो हम अपनी दूसरी फसल के लिए कोई नया ट्रैक्टर तो खरीदेंगे नहीं, बल्कि उसी ट्रैक्टर का हम कई सालों तक यूज़ करेंगे अलग अलग फसल उगाने के लिए। इसी को अपन बोलते हैं फिक्स कैपिटल। तो सेकंड है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जैसे कि रॉ मटेरियल एंड मनी। खेती करने के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? सीड होता है, बीज होता है। अगर हम बीज ही नहीं डालेंगे खेत में तो खेती कैसे होगी? बीज की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और हमें सीड की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो हमें उसे खरीदने के लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्किंग कैपिटल क्या हो गई? रॉ मटेरियल भी हो गई एंड मनी भी हो गई। अब जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वह है ह्यूमन कैपिटल। अब दोस्तों ये ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? अगर आप खुद ही सोचो, यदि आपको बिजनेस करना है या प्रोडक्शन करना है तो वो अपने आप तो हो नहीं जाएगा, हमें कोई ना कोई की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी बिजनेस को मैनेज करने के लिए, और पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, और अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, और जो प्रॉफिट और लॉस है उसका रिस्क को लेने के लिए। इन सब को मैनेज करने के लिए ही रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन कैपिटल की। अब जो हमारा चैप्टर है यहाँ से और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो हमने आगे पढ़ने वाले हैं उसे आपने कभी ना कभी अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। तो हमारे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर। तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60% लैंड एरिया ऐसा है जो कि टोटली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इंडिया के अंदर कितने सारे फार्मर हैं जो केवल फार्मिंग पर ही डिपेंडेंट हैं। ऐसा ही गाँव है जिसका नाम है पालमपुर, जिसके अंदर लगभग 75% लोग ऐसे हैं जो कि टोटली फार्मर पर डिपेंडेंट हैं। तो दोस्तों पालमपुर में एक दिक्कत थी, जो पालमपुर की पॉपुलेशन थी वह कंटिन्यूसली क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। और अब इससे क्या लॉस हो रहा था कि जो पालमपुर की कल्टीवेटेड लैंड थी वह क्या थी? फिक्स थी। अगर सिंपल वर्ड में कहें कि जो डिमांड थी वह ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, क्योंकि लैंड तो फिक्स थी और कंजप्शन था वह धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। तो समस्या को सुलझाने के लिए हम क्या कर सकते थे? तो फर्स्ट तरीका था कि हम लैंड को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, कि जितनी ज़्यादा लैंड होगी उतनी ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन होगा। पर इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि जो लैंड थी केवल एक ही तरीके से अपन बढ़ा सकते थे। कैसे बढ़ा सकते थे? कि जो बंजर भूमि थी, बैरन लैंड थी, उसको अपन किस में बदल सकते थे? कल्टीवेटेड लैंड में बदल सकते थे। बट लैंड बढ़ाई जा सकती थी पालमपुर की, वह 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान ऑलरेडी बढ़ा दी गई थी। अब पालमपुर की ज़मीन को बढ़ाने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। तो क्या करते हैं जो पालमपुर के लोग थे वे दूसरे तरीके का इस्तेमाल करते हैं। वह क्या करते हैं कि कम जगह पर ज़्यादा फसल उगाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पालमपुर के लोग थे वह एक साल के अंदर कई सारी फसलें उगा सकते थे। जैसे कि वह विंटर की सीज़न में पोटैटो और वीट उगा सकते थे, उसी प्रकार से रेनी सीजन में वह ज्वार और बाजरा भी कल्टीवेट कर सकते थे। अब जिससे क्या होता है, जो पालमपुर के लोग थे वह एक ही साल के अंदर कम ज़मीन के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते थे, जिससे उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होता था। जब वह एक साल के अंदर कई सारी फसलें उगाते थे एक ही जगह पर, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे अपन मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। ये करने पर फार्मर को कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी थी। और इलेक्ट्रिसिटी से क्या फ़ायदा होता था? जो पालमपुर के लोग थे वह ट्यूबवेल का यूज़ करके आसानी से खेती कर पा रहे थे। जब पहले पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो पालमपुर के लोग क्या करते थे? कुएं से पानी ले लाकर फार्मिंग किया करते थे, जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती थी। लेकिन अब जब से गांव में इलेक्ट्रिसिटी आई थी तब से खेती करना में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। अब मल्टीपल क्रॉपिंग के अलावा वे एक और तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ा सकते थे, और वह तरीका क्या था? वह तरीका था मॉडर्न फार्मिंग का। तो दोस्तों मॉडर्न फार्मिंग क्या होती है? जैसे कि नई मशीन का यूज करके काम को आसान कर देना, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया और हार्वेस्टर हो गया। और साथ साथ किसका यूज करेंगे अपन? HY सीड का यूज करेंगे और फर्टिलाइजर का यूज करेंगे, और साथ साथ अपन इसका यूज करेंगे पेस्टिसाइड का यूज करेंगे। अब तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ये सब मॉडर्न फार्मिंग के अंदर आती हैं। अब जो आप ये मॉडर्न फार्मिंग रीड कर रहे हो उसकी स्टार्टिंग होती है 1960 में, जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है कि लोगों को यह बताया गया था कि हम ट्रेडिशनल फार्मिंग को छोड़कर मॉडर्न फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमें कम ज़मीन में ज़्यादा खेती कर सकें। तो दोस्तों जो मॉडर्न फार्मिंग का इस्तेमाल सबसे पहले 3 स्टेट के अंदर किया गया था। वो 3 स्टेट कौन कौन से थे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल था पंजाब में स्टार्ट किया गया था, सेकेंड स्टेट था उसका नाम था हरियाणा था, और थर्ड स्टेट था उसको किया गया था वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। YV सीड का इस्तेमाल किया गया था, पेस्टिसाइडर का यूज़ किया गया था, फर्टिलाइजर का यूज़ किया गया था, और कई सारी मशीनों का यूज किया गया था। तो दोस्तों इसका बेनिफिट ये होता है कि 1960 के बाद जो फसल का प्रोडक्शन होता है वो पहले की कंपेरिजन में 2.5 गुना तक प्रोडक्शन इसका बढ़ जाता है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ था कि जो मॉडर्न फार्मिंग थी उसमें अंदर HYV सीड का इस्तेमाल किया गया। सीड होती है वह ट्रेडिशनल फार्मिंग की कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा देती है।
अब आप ही खुद देख लो, जब पालमपुर के लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग का इस्तेमाल करते थे तो उनकी फसल जो उगती थी वह केवल 1300 केजी पर हेक्टर के हिसाब से उगती थी। जब उन्होंने HB सीड का इस्तेमाल किया तो तब फसल का प्रोडक्शन बढ़ के कितना हो जाता है, 3200 केजी पर हेक्टर हो जाता है। तो आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ तक तो सब ठीक था कि जो मॉडर्न फार्मिंग है अच्छी है। तो क्या दोस्तों आपको नहीं लगता है कि जो मॉडर्न फार्मिंग है उसके कारण जो हमारी लैंड है वह सस्टेन करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि 1960 में जब से मॉडर्न फार्मिंग आई है तब से हमने केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइडर का ओवर यूज किया है, जिससे जो हमारी लैंड है उसकी फर्टिलिटी काफ़ी कम हो गई है। जो मॉडर्न फार्मिंग के अंदर जो हम HYV सीड का यूज़ करते हैं उसका ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारी वाटर टेबल है वह बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होती जा रही है। तो यह हमारे लिए और हमारे नेचर के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर बात है। यदि हमने इन रिसोर्सेज को एक बार डिस्ट्रॉय कर दिया तो इसे रिस्टोर करना इतना भी आसान नहीं होगा। तो दोस्तों हम अपने नेचर के बारे में भी सोचना चाहिए और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी, क्योंकि हम इसके बिना, नेचुरल रिसोर्सेज के बिना एग्रीकल्चर करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं कि जो पालमपुर की लैंड है वह किस तरीके से डिवाइडेड है। तो हमारा टॉपिक है हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। तो दोस्तों दुख की बात यह है कि पालमपुर में सबके पास लैंड नहीं है, बल्कि 450 फैमिली में से 150 फैमिली ऐसी है जिसके पास खेती करने के लिए कोई भी लैंड नहीं है, मतलब इनके पास कोई भी लैंड नहीं है, नो लैंड है। सिमिलरली जो 240 फैमिलीज़ है वो ऐसी फैमिली है जिनके पास ओनली 2 हेक्टर से कम की लैंड मौजूद है। वहीं जो लास्ट में बची हुई फैमिली है, 16 फैमिलीज़ है, वो ऐसी फैमिलीज़ है जिनके पास ओनली 2 हेक्टर से ज़्यादा की ज़मीनें हैं। तो आप देख सकते हो कि जो पालमपुर है वह कम लोगों के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, वहीं जो ज़्यादा लोगों के पास बहुत थोड़ी सी ज़मीन है। तो नेक्स्ट है लेबर मीन्स मजदूर। तो दोस्तों हमें खेती करने के लिए कई सारे लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों जो लेबर होते हैं उनकी ज़रूरत ज़्यादातर उन लोगों को पड़ती है जिनके पास ज़्यादा लैंड होती है, और जिनके पास कम लैंड होती है, मतलब जिनके पास कम ज़मीन होती है, जिसे अपन बोलते हैं स्मॉल फार्मर। वो क्या करते हैं, अपनी लैंड को अपने आप ही कल्टीवेट कर लेते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ मिलकर। तो जो बिग फार्मर हुआ करते हैं, मतलब जो बड़े किसान हुआ करते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होती है, वह क्या करते हैं, लेबर को हायर करते हैं फार्मिंग के लिए। और जो लेबर होते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वो जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं होती है, मीन्स नो लैंड, वहीं अपनी इनकम जनरेट करने के लिए वे दूसरों के खेत में काम करते हैं। और दूसरी लेबर वो होते हैं जिनके पास अपनी ज़मीन तो होती है पर वह फ्री टाइम होने पर एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए दूसरों को खेत में काम करते हैं, और उसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं, या पैसे के हिसाब से उन्हें गेहूँ, चावल और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज में मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट है कैपिटल। तो दोस्तों कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है मनी, यानी कि पैसा। तो जैसे कि हमने देखा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग होती है उसको करने के लिए बहुत सारे आइटम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, मशीन में जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, और भी बहुत सारी मशीनरी हो गई। हमें इन्हीं सब की ज़रूरत पड़ती है मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए। तो दोस्तों आप ही बताओ कि इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो इसे अफोर्ड करने के लिए खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। तो जो गरीब किसान होता है वह क्या करता है, बड़े बड़े फार्मर और लैंड ओनर के पास और ट्रेडर होते हैं उनके पास पैसे क्या करता है, उधार लेता है उनसे, और बाद में क्या करता है फार्मर, उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, मीन्स ब्याज चुकाना पड़ता है। तो जो स्मॉल फार्मर की खेती होती थी उनका पूरा का पूरा पैसा बड़े किसानों का इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाता है। और दूसरी साइड जो बड़े किसान होते थे उनके पास क्या होती थी, ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, तो उनका जो प्रोडक्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो जो बड़े फार्मर हुआ करते थे वो क्या करते थे, क्रॉप का प्रोडक्शन होता था तो पहले तो क्या कर लेते थे, अपने खाने के लिए निकाल लिया करते थे, फॉर जो बाद में जो क्रॉप बच जाया करती थी वो क्या करते थे, मार्केट में जाया करते थे और उसको क्या कर देते थे, सेल कर दिया करते थे। और जो पैसा उनके पास आता था वो क्या करते थे, अपनी सेविंग में सेव कर लेते थे, और ये साइकिल क्या होती थी, रिपीट होती रहती थी। तो जो बिग फार्मर होता था वह और ज़्यादा अमीर होता जाता था, और जो गरीब था वो बेचारा और गरीब होता जाता था। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है जिसे बोलते हैं सरप्लस। तो सरप्लस क्या होता है? तो एग्जैक्टली सरप्लस की मीनिंग होती है एन अमाउंट दैट इज एक्स्ट्रा और मोर देन यू नीड। मीन्स इसका मतलब यह है, सिंपल मीनिंग में समझे तो हमारी रिक्वायरमेंट जितनी होती है उसको फुलफिल करने के बाद जो बच जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। इसी एग्जांपल से अपन समझते हैं, जैसे किसी की बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब 50 क्विंटल राइस है और उसका प्रोडक्शन कितना होता है, 250 क्विंटल होता है। यदि अपन 250 में से 50 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, अपना 200 क्विंटल सरप्लस निकल के आया, मतलब उसका 200 क्विंटल जो निकला हुआ है वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इनकम बोल दें या एक्स्ट्रा राइस बोल लेंगे, इसी को अपन क्या बोलेंगे, सरप्लस बोलेंगे।
तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपने देखा था जब पालमपुर में 75% लोग ऐसे थे जो केवल फार्मिंग पर डिपेंड थे और जो बचे हुए 25% लोग थे जो कि वह नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करते थे, जैसे कि डेयरी। अब डेयरी क्या होती है, जिसमें लोग गाय और भैंस को पालते हैं और जो भी उनसे क्या होता है मिल्क प्रोडक्शन होता था तो उसे वो रायगंज में जाकर सेल कर देते थे, जिससे क्या होता था उनका रोजगार चलता था और उनकी इसी से क्या होती अर्निंग होती थी। और दूसरा है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। तो इससे क्या होता है कि एक छोटी स्केल में प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं जैगरी को मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब गुड़ का प्रोडक्शन करते हैं और उसे क्या करते हैं रायगंज और शाहपुर में जाके सेल कर देते हैं, जिससे वो अर्निंग करते हैं और अपना रोजगार चलाते हैं। शॉपकीपर और पालमपुर, मतलब जो उनमें से कुछ ऐसा नहीं है कि जो लोगों को सामान खरीदने के लिए आसपास के गांव या कस्बों में जाना पड़े, बल्कि पालमपुर में ऐसी कई सारी दुकानें थी, जैसे किराना की दुकान, जनरल स्टोर और भी कुछ ऐसी दुकानें थी जो कि बस स्टैंड के पास थी। तो जो पालमपुर के उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो दुकानों का सामान बेचकर उससे पैसे कमाकर अपना जीवन यापन किया करते थे। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का। अब लास्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, अ फास्ट डेवलपमेंट सेक्टर। तो दोस्तों कि आप सभी को जानते हैं जो पालमपुर है वह बहुत अच्छे से कनेक्टेड है आसपास के गांवों से और कस्बों से, जैसे कि रायगंज और शाहपुरा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक गांव से दूसरे गांव वह पैदल ही निकल पड़े, बल्कि इसके लिए कई सारे लोग ट्रांसपोर्टेशन और सर्विसेज का भी यूज करते हैं, जैसे कि रिक्शा वाला हो गया, टांगा वाला हो गया, जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया और भी कई सारे साधन हैं जिनकी मदद से पालमपुर के लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और जिनसे उन्हें रोजगार भी मिल जाता है और कमाने का साधन भी मिल जाता है। तो आपके लिए यह एक नोटिस है, जो ये पालमपुर की स्टोरी है आपने सुनी है वह रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि एक इमेजिनेशन थी। इस कहानी का मकसद बस यही था कि आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड कई सारी चीज़ों की जानकारी देनी थी। यदि मैं आपको यह पहले ही बता देता तो आप रियल लाइफ के इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते। सो आई होप आपको यह चैप्टर समझ आया हो। यदि वीडियो अच्छी लगती तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं वर्ल्ड स्टडी को। थैंक यू।